नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पुस्तक वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 14वां लोकगीत, जो कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। लेखक परिचय में अगर कहें तो श्री भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य में गंभीर तथा भावपूर्ण शैली को प्रधानता देने वाले लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे चिंतन और विचार को भावुकता के रंग में रंगकर सुंदर बना देते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर गांव में सन 1910 में हुआ। उन्होंने संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, इतिहास और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कुछ समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन करने के बाद वे पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय में रहे और फिर लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष भी बने। इन्होंने विदेशों में अनेक बार भाषाओं के द्वारा भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के गौरव को बढ़ावा है। आपने हिंदी साहित्य को 100 से भी अधिक पुस्तकें प्रदान की, जिनमें अधिकतर निबंध एवं संस्मरण है। अगर इस पाठ लोकगीत की बात करें तो लोकगीत का अर्थ है जनता का संगीत। इनकी रचना अधिकतर गांवों के विभिन्न अवसरों पर गाने के लिए स्त्रियों द्वारा की जाती है। बाकी बातें हम जानेंगे पाठ पठन द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पठन कार्य। लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, कांड, ओरांव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महवाल संबंधी गीत पंजाबी में
और ढोलामारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादक और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बेदेसिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की ओर उनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलिया गायन का हास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिनके आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नटरसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यों तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के, संबंधियों के, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात और कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं।
पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़िया, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीतों में के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठल्ला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्धाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो इस तरह पाठ के माध्यम से लेखक लोकगीतों के महत्व बारे बताना चाहता है कि कुछ लोग इन लोकगीतों को फिर से सिरमौर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे लोक गायकों और गीतों को इकट्ठा करते हुए इन्हें अपनी जीविका का साधन बनाने के लिए उत्सुक हैं। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। तो इसके आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं निबंध से, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात में से। ठीक है बच्चों, ये हम नेक्स्ट पीडीएफ में करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।